नमस्कार, हाय हेलो सत श्री अकाल सलाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त हो गया आपके पसंदीदा शो जागते रहो का। तो शुरू करते हैं खबरों को और खबरों के पीछे की खबरों को समझने का सिलसिला। देखिए, आज सबसे दिलचस्प खबर यह है कि कल यूपी के नतीजे आए हैं। पूरे देश में बीजेपी जश्न मना रही है, लेकिन इन सबसे दूर मोदी अपने अगले मिशन के लिए निकल गए हैं और ये मिशन है गुजरात। पूरे देश में आज इसी बात की चर्चा है कि आखिर मोदी को इतनी एनर्जी मिलती कहां से है। तभी तो लोग कहते हैं कि एक मोदी सब पर भारी। सवाल यह है कि जीत 4 राज्यों में तो जश्न क्यों मन रहा है गुजरात में? तो इसका जवाब है 2024 के आम चुनाव। जी हां, जिसमें गुजरात एक पड़ाव है। गुजरात ही है जिसने मोदी को पूरे देश में और पूरी दुनिया में पहचान दी। यही वजह है कि मोदी अपने इस आधार को कमजोर नहीं होने देना चाहते। बात करेंगे पंजाब की भी कि अब कितनी बदलेगी पंजाब की राजनीति। पंजाब से अकालियों का सफाया हो गया, पंजाब से कांग्रेस साफ हो गई। अब एकदम नई पार्टी पंजाब में कैसे सूबे को कैसे संभालेगी? पंजाब जैसे सूबे को जिस चेहरे पर उत्तराखंड का चुनाव लड़ा गया, वो चेहरा ही चुनाव हार गया। अब सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि उत्तराखंड में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये तमाम खबरें होंगी। अब शुरुआत करते हैं विस्तार से इन खबरों का सिलसिला। बड़ी खबर के साथ 5 राज्यों में हार के बाद एक्टिव हुए G23 नेता मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद से मिले कांग्रेस के अंदर। अब ये शुरू हो गई है सुगबुगाहट। गुलाम नबी आजाद के घर पर यह मुलाकात हुई है। G23 ने पहले भी की थी नया अध्यक्ष चुनने की मांग। 5 राज्यों में कांग्रेस जिस तरह से हारी है चुनाव, जिस तरह से उसका सफाया हुआ है, उसके बाद अब 5 राज्यों में हार के बाद ये G23 के नेता एक्टिव हो गए हैं। इनमें मेल मुलाकात का सिलसिला अब चल पड़ा है। चलिए, इस खबर पर अपडेट रखेंगे और जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे भी। अब बताते हैं आपको कि कैसे एक मोदी सब पर भारी। एक मोदी सब पर भारी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं उसमें आपको दिखेगी मोदी की जबरदस्त मेहनत। जी हां, आप ये तस्वीर देखिए और इसमें मोदी की मेहनत को देखिए। मोदी के स्वागत के लिए 50 रूट पर 50 स्टेज बनाए गए थे। कोरोना के वजह से गुजरात में 2 साल बाद पहली बार इतने बड़े रोड शो को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जब सड़कों से गुजर रहा था तो आप देख सकते हैं किस कदर लोगों में उत्साह था और लोग अभिवादन कर रहे थे, जिसका मोदी हाथ हिला करके जवाब दे रहे थे। कल 4 राज्यों में मोदी के नाम पर परचम लहराया है। अब आज तो आराम वो कर सकते थे, लेकिन देखिए आराम नहीं किया उन्होंने। 4 राज्यों में बीजेपी की बंपर जीत के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो आज से गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। पीएम मोदी सुबह 10 बजे दिल्ली से अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, जिसके बाद एयरपोर्ट से ही उनका करीब 9 किलोमीटर लंबा रोड शो निकला। पीएम के स्वागत के लिए करीब 4 लाख लोगों की भीड़ जमा थी। उनका काफिला 1 घंटे में भाजपा कार्यालय कमलम तक पहुंचा। इसके बाद मोदी ने कार्यालय में गुजरात के नेताओं से मुलाकात की। इस मेहनत को आप क्या कहेंगे? ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमलम जब पहुंचे उसकी तस्वीर, दूसरी तस्वीर भारतीय जनता पार्टी का अहमदाबाद में दफ्तर कमलम, और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे 9 किलोमीटर लंबा अपना रोड शो करके, तो उसकी तस्वीरें आपके सामने। रोड शो की भी तस्वीरें और प्रधानमंत्री के कमलम पहुंचने की भी तस्वीरें। क्या ये सिर्फ गुजरात मिशन है? नहीं, ये मिशन है 2024 का, जिसमें गुजरात एक पड़ाव है। मोदी इस पड़ाव को जीतने के लिए सिर्फ अपनी बोली से ही नहीं बल्कि अपनी वेशभूषा से भी
संकेतों से भी, प्रॉप्स के जरिए भी मतदाताओं का दिल जीत रहे हैं। हवा बनाने की मोहर जो है वो मोदी से बेहतर कोई नहीं जानता। गुजरात में मोदी भगवा रंग की कमल निशान वाली टोपी में नजर आए। दरअसल ये टोपी भी भाजपा की एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, क्योंकि ये टोपी भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं को भी बांटी गई है। इसके जरिए मोदी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में बांधने की शुरुआत की है। भाजपा ने ये घोषणा की है कि गुजरात के विधानसभा चुनाव तक नेता से लेकर भाजपा का हर एक कार्यकर्ता तक इस टोपी में नजर आएगा। वहीं रंगोली में मोदी गंगा जल के साथ भगवा रंग में है, यानी बनारस की जीत का जलवा अब गुजरात में दिखेगा। कार्यकर्ताओं को देखिए, कार्यकर्ताओं को मोदी के फोटो वाली माला और स्कार्फ भी बांटे गए, यानी 2024 की तैयारी पूरी है। देखिए कैसे मोदी ने कल ही 2024 को जीतने का ऐलान किया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। आखिर मोदी को इतनी ऊर्जा मिलती कहां से, कैसे मिलती है? मोदी की कभी न थकने वाली मेहनत का राज क्या है? एक मोदी क्यों है सब पर भारी? देखिए, प्रचंड मेहनत सबसे पहला सूत्र है। लोग मेहनत करते हैं, लेकिन मोदी प्रचंड मेहनत करते हैं। सिर्फ 3-4 घंटे सोते हैं और 18 घंटे काम करते हैं। दूसरा, गजब का आत्मविश्वास। जी हां, विपरीत से विपरीत परिस्थिति को अनुकूल बनाने का वो हुनर जानते हैं। तीसरा, जबरदस्त टाइमिंग, सही समय पर सटीक निर्णय। चाहे वो पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करना हो, सर्जिकल स्ट्राइक करना हो, किसान बिल वापस लेना हो, मोदी वक्त की नजाकत को भांप लेते हैं। वाक सिद्धि, अपने बोलने की क्षमता से लाखों की भीड़ को बस में कर लेते हैं। इसके अलावा सकारात्मक और आशावादी। जी हां, वो एक मोटिवेशनल गुरु की तरह बात करते हैं और दूसरों को जो है प्रेरित करते हैं। वो काम को सकारात्मक रूप से शुरू करते हैं और उसे पूरा करने के लिए जी जान से लग जाते हैं। मन की बात इसका प्रमाण है। इसके अलावा रचनात्मक सोच, वो हमेशा समस्याओं का समाधान क्रिएटिव आइडियाज के जरिए करते हैं। चाहे डिजिटल इंडिया की बात हो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो, एप्स के जरिए सरकार को जोड़ना हो, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम हो। इसके अलावा इंडिया फर्स्ट, यही वो बात है जो मोदी को सारे नेताओं से अलग करती है। मोदी जानते हैं कि अगर भारत मजबूत हुआ तो उनकी पार्टी अपने आप मजबूत हो जाएगी, लेकिन बाकी पार्टियों ने इस बात को समझा नहीं और उन्हें इसका खमियाजा चुनाव में भुगतना पड़ा। तो ये है मोदी की एनर्जी का राज, जो उनको हमेशा एक्टिव मोड में रखता है। अब बात मोदी प्लस योगी, यानी कि डबल इंजन की। कैसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी ने यूपी में 273 सीटें जीत करके कामयाबी का नया इतिहास रचा। यूपी में बीजेपी की जीत ने कई पुरानी मान्यताएं तोड़ने का काम किया और राजनीति में कई नए ट्रेंड सेट किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हो गए। योगी 37 साल बाद सत्ता में रहते हुए वापसी करने वाले पहले सीएम बने हैं। 2017 की तरह इस बार भी यूपी में मोदी मैजिक का असर नतीजों में दिखाई दिया है। मोदी ने पहले चरण के प्रचार में 20 दिनों के अंदर 19 रैलियां करके 192 सीटों को कवर किया। मोदी ने जिन सीटों पर प्रचार किया उनमें 134 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी की जनता का भरोसा जीतने में नाकाम रहे। प्रियंका गांधी वाड्रा भी कांग्रेस में जान फूंकने में विफल रहीं, जबकि बीएसपी सिर्फ एक सीट हासिल कर पाई। साफ है, भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी पर भारी पड़ गए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि योगी क्यों रहे उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी। षड्यंत्रकारी, जब हम कोरोना से लड़ रहे थे, जब हम भ्रष्टाचार और बेईमानी से लड़ रहे थे, तब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे, सरकार के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे। और आज जनता जनार्दन ने अपने जनादेश के माध्यम से उन सबको एक बार फिर से सबक सिखा करके उनकी बोलती बंद करने का काम किया है कि ये जीत हमें जवाबदेही का एक नया संकेत भी देता है। हमें
जोश के साथ साथ होश को बनाए रखना है और इससे भी मजबूती के साथ हमें आम जनमानस के आकांक्षाओं के अनुरूप एक बार फिर से अपने आप को साबित करना होगा। बड़ी खबर भी आपको इस बीच बता दें, अपनी माता जी से मिलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और आपको ये भी बता देंगे 2 साल बाद अपनी मां से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी 2 साल से अपनी मां से नहीं मिले थे, व्यस्तता के चलते वो अपनी माता जी से मिलने नहीं जा पाए थे, लेकिन अब जब वो गुजरात दौरे पर हैं तो वो अपनी माता जी से मिल रहे हैं और 2 साल के बाद मिल रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा जब 2 साल पहले वो अपनी माता जी से मिले थे, उस वक्त की तस्वीरें, और आज प्रधानमंत्री अपनी माता जी से 2 साल के बाद भेंट कर रहे हैं। जिस वक्त वो घर पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी मिथकों को तोड़कर इतिहास रच दिया है। यूपी में 37 साल बाद किसी पार्टी की रिपीट सरकार बन रही है। यूपी में बड़ी जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक ली। इसके बाद उन्होंने राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी और बताया जा रहा है कि होली से पहले योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम पद की शपथ ले लेंगे। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़े गए चुनाव ने उनके नाम पर पहले ही मोहर लगा दी है। अब विधायक दल की बैठक में नेता चुनने की औपचारिकता पूरी की जाएगी। माना जा रहा है कि दिल्ली में बाकी मंत्रियों के नाम पर भी मोहर लगेगी। यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने 255 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि सहयोगी दलों को मिलाकर के 273 सीटें भाजपा गठबंधन को मिली हैं। इस लिहाज से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और बहुमत में है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी यूपी में दोबारा सरकार बनाने का निश्चित तौर पर मौका पा रही है। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने से पहले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। आज हम लोग का मंत्रिमंडल आपस में मिला था और जाहिर सी बात है इस मंत्रिमंडल के बाद ये अंतिम बैठक थी इस कार्यकाल की और इस कार्यकाल की अंतिम बैठक में जो सामूहिक रूप से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा के लिए अंतिम उसके लिए जाएंगे, राज्यपाल जी से मिलने के लिए जाएंगे, उनको सूचित करेंगे। योगी आदित्यनाथ की बम्पर जीत के बाद लोग बुलडोजर के साथ जीत का जश्न मना रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के जश्न में इस बार सबसे ज्यादा लोकप्रिय बुलडोजर है। कोई इस जीत को बुलडोजर की वापसी बता रहा है तो कोई इसे बुलडोजर से सफाई कह रहा है। यूपी की मजबूरी है, बुलडोजर जरूरी है जैसे नारे भी काफी शेयर किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा भी कहा जाने लगा है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत से भाजपाई बुलडोजर वाले जश्न में झूम उठे। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर 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 बाबा जिंदाबाद। इतना ही नहीं, लखनऊ विधानसभा के बाहर भाजपाइयों ने बुलडोजर वाला जश्न जमकर मनाया। कहीं गुलाल उड़ा तो कहीं बुलडोजर पर चढ़कर फूल बरसाए गए और भाजपाइयों ने बुलडोजर को लेकर जुलूस निकाला। कानपुर के मेयर और बीजेपी नेता प्रमिला पांडे तो जश्न मनाने के लिए बुलडोजर पर चढ़ गईं और विक्ट्री साइन दिखाने लगी। योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में भी ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। बुलडोजर पर चढ़कर बीजेपी का झंडा फहराया गया। बुलडोजर पर बैठकर लोगों ने पूरी सड़क पर जय श्री राम के नारे लगाए। हमारे पीछे जो बुलडोजर आप देख रहे हैं, ये बुलडोजर वाले बाबा का बुलडोजर आ गया है। यानी जिस तरीके से
अब बात की जा रही थी कि बुलडोजर वाले बाबा एक बार फिर से गोरखपुर में आएंगे और बुलडोजर चलाएंगे। तो ये बुलडोजर चलने लगा है और गोरखपुर में जैसे ही 9 विधानसभा की सीट जीती बुलडोजर आ गया। किस तरह का उत्साह है? बुलडोजर आ गया, बुलडोजर चल गया, आया नहीं चल गया, जैसा कहते वैसा चल गया। जय बुलडोजर बाबा की। अच्छा, ये बुलडोजर अब चलेगा क्या? बहुत तेज चलेगा। अपराधी के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। अब तो सनप्रूफ वाला बुलडोजर चलेगा बिना। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ता खिलौना बुलडोजर सर पर रखकर जश्न मनाते दिखे। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे इलेक्शन वॉर रूम में, जहां मौजूद हैं मेरे सहयोगी तुषार कौशिक, जो डिकोड करेंगे बीजेपी की जीत और विपक्ष के सफाए को। तुषार। बिल्कुल अनुराग, और ये जो चुनाव था, ये चुनाव सिर्फ इस मायने में अहम नहीं था कि उत्तर प्रदेश में अगले 5 साल किसकी सरकार बनेगी। कई दूसरे ऐसे सवाल थे जिनके जवाब इस चुनाव में खोजे जाने थे। सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के लिहाज से था, वो ये था कि जो तुरुप का आखिरी इक्का था, क्या वो गांधी परिवार अब एनपीए होगा, यानी कि नॉन परफॉर्मेंस एसेट। क्योंकि आखिरी तुरुप का इक्का प्रियंका गांधी 2019 में आई और उन्होंने कहा कि मैं 22 की जमीन तैयार करने आई हूं, यहां तो आपकी जो जमीन थी आपने वो भी खो दी है। समाजवादी पार्टी क्या वो 2.5 के अंक को क्रॉस करके सैकड़े के अंक में पहुंचेगी, ये एक बड़ा सवाल था। तमाम दूसरी पार्टियों को लेकर कई अलग अलग सवाल थे, लेकिन इन सवालों का जो जवाब है वो सिर्फ अगर मैं बोल कर दूं तो वो काफी नहीं होगा। डेटा को एनालाइसिस करना बहुत जरूरी है और एनालाइज करने के लिए मैं सीधे टच वॉल पर चलता हूं, आपको लेकर चलता हूं। सबसे पहले ये बात सामने आनी चाहिए कि आम जनता किसके साथ थी, क्योंकि सीटें किसको मिली ये सब जान रहे हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कितना था और अब कौन सा वोटिंग परसेंट किसके साथ है ये मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले इस बार 2022 में जो वोटिंग परसेंटेज मिला है, बीजेपी को 41.3% का वोटिंग परसेंटेज इस बार मिला है, जो कि पिछली बार से ज्यादा है। पिछली बार का भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी इस बार अच्छा परफॉर्मेंस की दी है और यहां पर 32.1% के साथ यहां पर वोटिंग परसेंटेज है। अब मैं आता हूं बाकी पार्टियों के पास। देखिए, आप नीचे आएंगे, बीएसपी को देखिए 12.9% का वोट परसेंटेज इस बार इनको मिला है और वोट शेयर इनके पास, कांग्रेस के पास 2.3 है, आरएलडी के पास 2.9। यहीं पर मार्क करने वाली चीज यह है कि आरएलडी का जो वोट परसेंटेज है वो कांग्रेस से ज्यादा है। तो कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए सबसे बुरा चुनाव इस बार किसी के लिए था, वो तो कांग्रेस के लिए और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के लिए। अब बात आती है कि पिछले चुनाव की स्थिति क्या थी। आप पिछले चुनाव को देखेंगे, पिछले चुनाव में 39.7% वोट बैंक मिला था बीजेपी को, इस बार 2% बढ़ गया। समाजवादी पार्टी और इस बार जो गठबंधन था उसको 21.8 मिला था, इस बार 10% बढ़ गया। और इधर बसपा के पास 22% का था, लेकिन 12 पर आकर अटक गई, 10% इधर नुकसान। कांग्रेस के पास 6.2 का था, इस बार 2% के आसपास सिमट कर रह गए। तो इस बार का चुनाव बुरा अगर देखें तो इन दोनों पार्टी के लिहाज से था। अब मैं आता हूं कि रीजन वाइज अगर हम देखें, क्योंकि उत्तर प्रदेश को अगर हम बांटें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर, बुंदेलखंड और अवध प्रदेश के अंदर, तो इसमें अलग अलग जगहों की अलग अलग सीटों को हम सीधे एनालाइज करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूं अवध क्षेत्र के अंदर। अवध क्षेत्र की सीटों का अगर हम जिक्र करें तो 109 सीटों में से बीजेपी को और उसके सहयोगी दलों को मिलती हैं 83 सीटें। इन 83 सीटों में अगर आप देखें तो तमाम जगहों पर बढ़त बनाई है, लेकिन समाजवादी पार्टी को अगर आप देखेंगे तो यहां पर समाजवादी पार्टी ने भी अच्छी टक्कर दी, 26 सीटें लेकर आई है, लेकिन ना तो बसपा खाता खोल पाई, ना ही कांग्रेस यहां पर खाता खोल पाई। तो ये एक बड़ी मुश्किल वाली जगह कांग्रेस के लिहाज से भी, बसपा के लिहाज से भी। यहां पर बुंदेलखंड में देखिए, ना बसपा खाता खोल पाई, ना कांग्रेस खाता खोल पाई। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने 16, तो समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने यहां पर 3 सीटें ले ली। इसके बाद आप आइए पूर्वांचल के क्षेत्र पर, यहां बीजेपी उसके सहयोगी दल 81 सीट लेकर आए, समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल 53 सीटें लेकर आए। कांग्रेस ने यहां पर बस इज्जत बचा ली कि 2 सीटें ले आई, वरना यहां पर भी एक भी सीट अगर नहीं आती तो दिक्कत होती। इसके अलावा बसपा को 1 सीट मिली। और आप अगर आएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पास, तो यहां पर भी कांग्रेस और बसपा के पास एक भी सीट नहीं थी। सवाल यह है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस में जान फूंकने के लिए भेजा गया था, यहां तो कांग्रेस ही फूंकती नजर आ गई, तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये एक मैप मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 2022 यानी कि अब का मैप है उत्तर प्रदेश के। अगर आप मैप को देखेंगे, ये तमाम जो आपको केसरिया भगवा रंग दिखाई दे रहा है, ये है बीजेपी की सीटें, और बाकी जगहों पर आप अगर स्काई ब्लू कलर का रंग देखेंगे, आसमानी रंग का कलर देखेंगे, तो आपको नजर आएगा ये कांग्रेस की सीट है, लेकिन कांग्रेस आपको कहीं नजर नहीं आएगी। अब आप देखिए,
अगर इसमें भारत में आप बीजेपी की स्थिति को देखेंगे, जून 2014 से मैं शुरू करता हूं। जून 2014 में अगर आप देखेंगे तो ये मैप भारत का हुआ करता था। सैफरन यानी कि सीधे तौर पर बीजेपी, ब्लू कलर के आप नीले रंग के जो एरिया को देख रहे हैं आप उसमें देखिए कांग्रेस, और ग्रीन कलर में आप देखिए अन्य को। इसके बाद राज्य थे 7 बीजेपी के पास 2014 में, और आबादी थी 31% आबादी का वोट शेयर जो था वो था बीजेपी के पास। आया 2018 में 21 राज्यों में सरकार बनी और 31% की आबादी पर बीजेपी गवर्नमेंट ने राज किया। और उसके बाद 2022 अभी की मैं स्थिति की बात करूं, करंट सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और आबादी 50% की है जिस पर बीजेपी रूल कर रही है। तो सबसे बड़ा सवाल इस बार यह है उत्तर प्रदेश के अंदर कि कांग्रेस जिसने 8 मुख्यमंत्री दिए उत्तर प्रदेश के अंदर, वो 3 दशक से कहां चली गई, और जो तुरुप का इक्का था वो भी फिसड्डी साबित हुआ। इसका मंथन तुषार शुरू हो चुका है, इसका मंथन शुरू हो चुका है। हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता आपस में अब मिल बैठ रहे हैं और शायद वो इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तुषार आपका। खबरें और भी हैं, कहीं मत जाइएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो देखा आपने, जोश है सब पंजाब में आम आदमी पार्टी का, शादियों में भी झाड़ू छाई हुई है। पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद भगवंत मान दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और उनके पैर छुए, तो वहीं डिप्टी सीएम सिसोदिया से भगवंत मान गले मिले। इसके बाद हुई विधायक दल की बैठक में मान को नेता विधायक दल का चुन लिया गया। दिल्ली के सीएम और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मान के साथ 13 मार्च को अमृतसर में रोड शो करेंगे। इसके बाद 16 मार्च को भगवंत मान की ताजपोशी होगी। ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਸੈਰਾਮਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ सच्ची सुची श्रद्धांजलि। दिल्ली के बाद पंजाब में हुई रिकॉर्ड जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने जहां पीएम मोदी को चुनौती दे डाली, वहीं स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए पंजाब से अलग 4 राज्यों के नतीजों पर उन्हें घेरा। संकल्प लेना, एक नया भारत बनाएंगे, एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, कोई नफरत की कोई जगह नहीं होगी उस भारत के अंदर। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई भूखा नहीं सोएगा। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हमारी मां बहनें सुरक्षित होंगी। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पे अमीरों और गरीबों के बच्चे को एक जैसी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां से भारत के बच्चों को यूक्रेन नहीं जाना पड़ेगा, पूरी दुनिया के बच्चे भारत में शिक्षा लेने के लिए आया। जिस आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में नोटा से कम वोट मिला, जिस आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में 70 सीटों में से 55 सीटों पर जमानत जब्त हुई, और जिस आम आदमी पार्टी के गोवा में मात्र 6% वोट मिला, उस पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी देश के यशस्वी प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं। कटाक्ष करने का कारण कि वो दिल्ली में निगम का रिफॉर्म, उसका समर्थन नहीं करना चाहते। जो खुशफहमी अरविंद केजरीवाल जी को है कि लहर उनकी है, उनसे कह दूं कि जिनको उत्तर प्रदेश में नोटा से भी कम वोट मिला, जो स्वयं बनारस में लोकसभा के चुनाव में शिकस्त पा चुके हैं, उनके मुख से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। चलिए, तो रहा वार पलटवार। विपिन परमार हमारे साथ जुड़ गए चंडीगढ़ से, हमारे संवाददाता। विपिन, सबसे बड़ा सवाल यह है कि पंजाब की राजनीति बदल रही है, कैसे बदल रही है? इतना बड़ा बदलाव पंजाब की राजनीति कभी सोचा गया था? देखिए, सोचा किसी ने नहीं था, लेकिन हकीकत बन गया। और ऐसे में तमाम चीजें, तमाम वो दिग्गज जो कि पंजाब की सियासत पर कभी काबिज रहा करते थे, वो तमाम सियासी दल जो पंजाब की सियासत को चलाया करते थे,
उनके बड़े बड़े चेहरे जो है वो ध्वस्त होते नजर आए। उन किलों पर सेंध मारी आम आदमी पार्टी के झाड़ू ने लगा दी। और ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं आत्म मंथन, आत्म चिंतन के दौर में अब तमाम दल जो है वो जाते दिखाई देंगे। लेकिन इससे पहले इन फाइटिंग जो है, अंतर कला की शुरुआत कांग्रेस पार्टी में हो गई है। आरोप प्रत्यारोप एक बार फिर से शुरू हो चुका है। नवजोत सिंह सिद्धू बाकी लीडर्स को घेर रहे हैं, चन्नी को घेर रहे हैं, तो वहीं सुखजिंदर रंधावा, तृप्त राजेंद्र बाजवा और गुरकीरत कोटली जैसे वो लीडर्स जो कि सिद्धू का हाथ पकड़कर जब उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था, उन्हें स्टेज पर लेकर गए थे, उनकी ओर से उन्हें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उन पर आरोप लगाते हुए ये कह दिया गया कि इनको कांग्रेस की कमान देना कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती थी और कांग्रेस को कहीं ना कहीं जहरीला कर दिया गया और पॉलिटिकल करियर जो है वो कांग्रेस का खत्म कर दिया गया। ऐसे में आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आई है। भगवंत मान की ओर से आज जो है विधायकों की एक बैठक ली गई, विधायक दल की बैठक ली गई, जिसमें उन्हें सर्वसम्मति के साथ जो है विधायक दल का नेता चुना गया। इससे पहले चरणजीत सिंह चन्नी राजभवन पहुंचते हैं, अपना इस्तीफा देते हैं। साथ अगर बात करें तो 13 का रोड शो जो है वो पंजाब की सियासत में सबसे बड़ा रोड शो होने जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान जो है इसमें हिस्सा लेंगे और 16 तारीख को खटकड़ कला शहीद आजम भगत सिंह की धरती, उनकी स्मृति स्थल पर जो है वो भगवंत मान वहां पर जो है अपनी तमाम कैबिनेट के साथ जो है वो शपथ ग्रहण करेंगे। जी, जीत से पहले ही नहीं, आम आदमी पार्टी की जीत के बाद भी लगातार कांग्रेस पार्टी वहां पर उन पर बहुत जबरदस्त तरीके से हमलावर है। विपिन, एनार्किस्ट पार्टी कहा, अपराधी पार्टी तक कहा गया, कांग्रेस की तरफ से यह तक कहा गया कि जिसे आप गाड़ी की चाबी नहीं थमा सकते उसे आप एक राज्य की सत्ता कैसे थमा सकते हैं। तो इस तरीके की बातें भी अब तक चल रही हैं वहां। देखिए, तमाम चीजें हैं। फिलहाल हार के बाद के रिएक्शन को तमाम पार्टियों की ओर से बधाई दी गई है भगवंत मान और आम आदमी पार्टी को, लेकिन इस बात को लेकर घेरा भी जा रहा है तमाम चीजों को लेकर अलग अलग नेताओं की ओर से, चाहे वो अरविंद केजरीवाल को घेरने की बात हो, कुमार विश्वास के स्टेटमेंट पर, या फिर भगवंत मान पर निशाना साधने की बात हो। लेकिन सच्चाई ये है कि पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। तमाम राजनीतिक दलों की ओर से पूरा जोर आजमाइश जो है इस पूरे पंजाब चुनाव में की गई और चुनाव प्रचार के दौरान भी जो प्रमुख दल टारगेट पर रहा, कांग्रेस हो या अकाली दल हो, वो आम आदमी पार्टी थी। और ऐसे में लोगों की ओर से जो है प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को दे दिया गया है। अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जरूर इसमें पंजाब में देखनी होगी। आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भगवंत मान के लिए ये रहने वाला है कि जो वायदे चुनाव प्रचार के दौरान उनकी ओर से किए गए, चाहे वो महिलाओं को 1000 रुपया देने की बात हो, चाहे बिजली और पानी दिल्ली मॉडल के तर्ज पर करने की बात हो, चाहे पंजाब के पानी का मुद्दा हो हरियाणा के साथ, तमाम चैलेंजेस हैं जिनको किस तरह से आप निपटेंगे, इन तमाम चीजों से किस तरह से इन्हें पूरा करेंगे और आपकी प्राथमिकता क्या होगी। आप सरकार में बैठेंगे, आज एक्शन मोड में भगवंत मान नजर आए, उन्होंने डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ बैठक जरूर की है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के साथ साथ पहला काम भगवंत क्या करेंगे, इस पर तमाम निगाहें पंजाब की जनता की बनी। चलिए, आप विपिन बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ दर्शकों को यह भी बता दें कि पंजाब में सत्ता खिसकने और करारी शिकस्त मिलने के बाद जहां कांग्रेस में अंतर्कलह शुरू हो गई है, वहीं पार्टी की इस बड़ी हार के लिए नवजोत सिंह सिद्धू और पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को जिम्मेदार माना जा रहा है। एन चुनाव से पहले पार्टी में विरोधी स्वर उठाने के लिए जहां नवजोत पर प्रहार होने लगे हैं, वहीं चन्नी के नेतृत्व में सरकार की नाकामी पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ कि लोगों की आवाज दे विच परमात्मा की आवाज है। पंजाब विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को अपना इस्तीफा सौंप दिया। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि मैंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मुझे और कैबिनेट को नई सरकार के शपथ ग्रहण तक कार्य जारी रखने के लिए कहा है। मैं लोगों के जनादेश को स्वीकार करता हूं। मीटिंग बुला के 15वीं विधान सभा भंग करने की सिफारिश ऐसी गवर्नर साहब नूं कीती है ते मैं अपना इस्तीफा गवर्नर साहब नूं सौंप दिता है। गवर्नर साहब ने नवीं
ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ रहांगे। चन्नी सरकार में मंत्री रहे कई कांग्रेस के कद्दावर नेता पार्टी की हार को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू को कोस रहे हैं। कोई उन्हें बेलगाम घोड़ा करार दे रहा है तो कोई उन्हें वन मैन आर्मी कह रहा है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किसने सिद्धू पर कैसे वार किया। हार के जिम्मेदार हैं सिद्धू। ये देखिए सुखजिंदर सिंह ने क्या कहा, सिद्धू के डीएनए में ही कांग्रेस नहीं है। सिद्धू ने कांग्रेस का पॉलिटिकली मर्डर कर दिया है। कांग्रेस को सिद्धू ने बर्बाद कर दिया है। राहुल प्रियंका को सिद्धू को पहले ही बाहर कर देना चाहिए था। तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा क्या कहते हैं कि खुद को वन मैन आर्मी समझते हैं सिद्धू। बेलगाम घोड़ा है नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू किसी के साथ नहीं चल सकते, किसी को साथ लेकर भी नहीं चल सकते सिद्धू। हाईकमान सिद्धू को लेकर कोई फैसला ले। अब देखिए गुरकीरत कोटली ने क्या कहा है। हमारे अध्यक्ष को कंट्रोल रूम में रहना था। बयानबाजी को लेकर के सिद्धू ने कई बार चूक की। विपिन, बजाय इसके कि मंथन किया जाता हार का, सिद्धू को निशाने पर लिया जा रहा है। कांग्रेस अब तक ये समीक्षा नहीं कर पाई कि उसकी हार की जिम्मेदार अंतर्कलह होती है और उसे कैसे दूर किया जाए। अनुराग जी, इस बात को कांग्रेस समझना नहीं चाहती। पंजाब के परिप्रेक्ष्य में लें या आप देश के परिप्रेक्ष्य में लें, अलग अलग राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस चुनाव पंजाब कांग्रेस और से लड़ने की बात की जा रही थी, उसके बिल्कुल पास भी कांग्रेस जो है वो भटक नहीं पाई। ताश के तिनकों के महलों की तरह जो है एक हवा आती है और उड़ाकर ले जाती है। ऐसे में अब नवजोत सिंह सिद्धू को दोषी करार दिया जा रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी पर अवनीत सिंह बिट्टू हावी हो गए। उनका एक वीडियो सरफेस हुआ था सोशल मीडिया पर जिसमें वो बकरी का दूध धोते नजर आए थे चरणजीत सिंह चन्नी काउंटिंग डे से पहले, और उन्होंने ये कहा कि अब चन्नी का प्रोफेशन यही है कि वो बकरी का दूध ही दुए। ऐसे में सुखजिंदर रंधावा, जिनका हाथ पकड़कर नवजोत सिंह सिद्धू पीपीसीसी के प्रेसिडेंट बने, उनको स्टेज तक ले जाने का काम किया। अब उनकी ओर से सीधे तौर पर यह कह दिया कि पॉलिटिकल जो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो करियर है खत्म करने का काम किया गया, बेलगाम घोड़ा तय कह दिया गया। तो मंथन यहां पर इस बात को लेकर नहीं किया जा रहा कि हार के कारण क्या रहे। मंथन इस बात को लेकर किया जा रहा है कि सिद्धू को पहले ही कांग्रेस की ओर से क्यों नहीं निकाल दिया गया। कारण कई है, लेकिन और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सिद्धू को निकालने के बाद पंजाब कांग्रेस में सब ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये उससे भी बड़ा सवाल है। विपिन, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आपको ये भी बता दें कि 19 मार्च को उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर क्या है कि मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के अभी संशय बरकरार है। पुष्कर सिंह धामी या अनिल बलूनी बन सकते हैं मुख्यमंत्री। बहुत जल्द इस संशय से बादल हट जाएंगे। पुष्कर सिंह धामी या अनिल बलूनी, कौन होगा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री। उत्तराखंड के प्रभारी और राज्यसभा सांसद हमारे साथ दुष्यंत गौतम जी हैं। गौतम साहब, सबसे बड़ी बात की जीत मुबारक हो, लेकिन इस जीत में आपने मुख्यमंत्री आपके हार गए। देखिए, कुछ कुछ बातें भाग्य पे भी छोड़नी चाहिए। बेचारों ने बहुत मेहनत की और जिताने में बहुत बड़ा श्रेय उनको जाता है, लेकिन हार जीत लगी रहती है। जनता का मूड कैसा होता है कुछ पता नहीं होता। व्यक्तिगत भी जनता का मूड बदलता रहता है, लेकिन मैं उनकी मेहनत को दाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने आशीर्वाद देता हूँ कि जो उन्होंने मेहनत की है उसका ही फल ये है। इतिहास तो रच दिया आपने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में, और जब से उत्तराखंड बना तब से ये रिपीट बीजेपी का इतिहास रचने के बावजूद भी, लेकिन जनता ने दोनों मुख्यमंत्री दावेदारों को किनारे का रास्ता दिखा दिया। आखिर नाराजगी क्या थी? नाराजगी कोई भी नहीं थी। मुझे लगता है वो समय नहीं दे पाए होंगे। और जिस प्रकार से प्रवास उन्होंने किया, जैसे आपने कहा इतिहास रच दिया, वाकई में से इतिहास रचा है कि कभी भी वहाँ पे रिपीट नहीं हुई कोई भी दल। लेकिन एक इतिहास और भी मुझे कल बताया कि वहाँ पे कोई भी मुख्यमंत्री लड़ा है वो भी हारा ही हारा है। तो खंडूर जी को देखें या पूछे अपने हरीश रावत जी को देखें, इनको देखें, तो मुझे लगता है कि मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन ये दुख तो है उनके हारने का। प्रवीण हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हमारे संवाददाता। प्रवीण, कौन बनेगा मुख्यमंत्री उत्तराखंड का, सबसे बड़ा सवाल। ये इसको लेकर संशय अभी भी बरकरार है और
तमाम नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि पुष्कर सिंह धामी के नाम को लेकर ये कहा जा रहा है कि उन्हीं को रिपीट किया जाएगा, क्योंकि उनके ही नेतृत्व में पार्टी चुनाव में गई थी और पार्टी ने कोशिश की थी कि युवा मुख्यमंत्री के चेहरे को बुनाया जाए, और पार्टी तो जीत गई लेकिन पुष्कर सिंह धामी खुद हार गए। और तमाम पुष्कर सिंह समर्थक ये कहते हैं, कई बार कैप्टनसी, जब क्रिकेट में ऐसा होता है कि कैप्टन 0 पर आउट हो जाते हैं लेकिन टीम जीत जाती है, तो इसका मतलब कैप्टन को उसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर भी यही तर्क दिया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी को ही रिपीट किया जाएगा। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कहा जा रहा है कि दिल्ली में होगी, उसके बाद कुछ भी तय होगा। उसके बाद यहाँ पर विधान जो मंडल दल के बैठक हैं उनके विधायकों की बैठक होगी, उसमें तय होगा। या तो पुष्कर सिंह धामी बनेंगे या फिर कई सारे नाम चल रहे हैं, अनिल बलूनी का भी नाम चल रहा है, त्रिवेंद्र सिंह रावत गुट के भी लोग कह रहे हैं कि उनको भी एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए। देखने वाली बात होगी कौन बनते हैं। अनिल बलूनी का भी नाम चल रहा है, उनके कितने चांसेस हैं प्रवीण? देखिए, अनिल बलूनी का जब भी यहाँ पर 2 मुख्यमंत्री 3 मुख्यमंत्री पहले भी बदले गए तो उस वक्त भी उनका नाम चला था, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र किस तरह से देखता है, क्योंकि इस चुनाव में एक्टिव रोल में नहीं दिखे थे। हालांकि पर्दे के पीछे वो थे जरूर, लेकिन चुनाव में उतनी बड़ी भूमिका उनकी नहीं थी। तो अब देखने वाली बात होगी कि अनिल बलूनी के चेहरे पर पार्टी आगे बढ़ती है या फिर पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर। चलिए, नजर बनाए रखिएगा। आपसे प्रवीण आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिले। ये तस्वीरें आ गई हैं, 2 साल बाद ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से 2 साल पहले मिले थे। अब वो गुजरात के दौरे पर हैं, लिहाजा वो आज अहमदाबाद पहुंचे और इस दौरे पर उन्होंने न केवल अपनी मां से मुलाकात की बल्कि उनके साथ भोजन भी किया, मां का आशीर्वाद लिया और उनका हालचाल पूछा। इसी तस्वीर के साथ आज के बुलेटिन में इतना ही। अब आपसे सोमवार की रात 9 बजे फिर मुलाकात होगी, खबरों को लेकर, खबरों के पीछे की खबरों को लेकर। लेकिन तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आज अब इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।